नमस्कार सभी को, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। उम्मीद पे ही दुनिया कायम है और यही उम्मीद मैं भी करता हूँ कि आप भी ठीक होंगे। खैर, मुझे मालूम है कि आप सब ठीक नहीं हैं और इसमें कोई शक नहीं है कि आप ठीक नहीं हैं। मुझे मालूम है कि आपने एक पौवे पर अपना वोट बेच लिया है, इसलिए आप ठीक नहीं हैं। मुझे ये भी मालूम है, लेकिन क्या करें, मजबूरन ये कहना पड़ता है कि उम्मीद करता हूं आप ठीक होंगे। सीधे पॉइंट पे आता हूं। मैंने कहा था थोड़ा जल्दी लाइव आने के लिए, सोचा भी था, लेकिन कुछ काम, कुछ मसरूफियतें, कुछ नेटवर्क, कुछ ये कुछ वो, इस वजह से देर हुई। नई आईडी है, लोग नहीं पहुंच पाएंगे अभी, लेकिन आपके जरिए कहीं ना कहीं लोग पहुंच जाएंगे। जब आप देखेंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे, उसके बाद कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएगा। कुछ लोगों ने कहा था वेट करने के लिए, उनको मैं एक मैसेज डाल देता हूं ताकि वो लोग हमारे साथ जुड़ जाएं। दिल करेगा तो आप भी शेयर करिएगा, नहीं दिल करेगी तो कोई बात नहीं, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं। ये समाज है और मैं प्रधानमंत्री नहीं बना हूं। अभी मैं प्रधानमंत्री नहीं बना हूं कि मैं किसी पर जबरदस्ती कुछ लाद दूं, जबरदस्ती उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊं, जबरदस्ती जो दिल में आए वो मैं करवा लूं, जबरदस्ती जो दिल में आए वो मैं कर लूं। इसलिए मैं अभी प्रधानमंत्री नहीं बना हूं, ये भी बता देता हूं। और ये भी बता देता हूं कि मेरे इस बोलने के बाद ना जाने कितने मेंढक अपने घरों से निकलेंगे, अपने कुएं से निकलेंगे, उसका भी मुझे डर नहीं है। ये भी मैं बता देता हूं। मेरी आदत है पहले से सब कुछ बता देने की, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना होने पाए। वालेकुम अस्सलाम सभी को, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत। बहरहाल, मिशन 2022 ये सबका एक सपना है। हर एक इंसान का जो राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है, उसका एक सपना है कि वो किसी तरीके से सरकार बना ले। इसलिए सब लोग परेशान हैं कि हम सरकार बना लें। वालेकुम अस्सलाम भाई साहब। सरकार बनाना कुछ और होता है, देश चलाना कुछ और होता है, इंसानों को एक साथ रख करके लेके चलना कुछ और होता है। ये बात सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों को नहीं मालूम है, इसलिए मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए मुझे समझाना पड़ता है। आज पब्लिक को नहीं कोसूंगा, आज पब्लिक को कुछ नहीं कहूंगा, आवाम को नहीं कहूंगा। जो मेरी आदत है कि मैं हमेशा आवाम को समझाता हूं, आज आवाम को न समझाते हुए सीधे प्रधानमंत्री को समझा देता हूं। मैं सीधे तौर पे प्रधानमंत्री को समझा देता हूं कि लाल टोपी से तो कभी किसी कपड़े से तुम्हें दिक्कत क्या है। पहले कुछ वीडियोस आपको दिखा देता हूं, आप उस वीडियोस को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, उसके बाद तर्क पे बात कीजिएगा। सबसे पहले जो दिक्कत है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री इस आदमी को बनाना चाहिए, जो कि नहीं बनाया गया है। मुझे लगता है शायद नहीं बनाया गया है। इस आदमी को प्रधानमंत्री होना चाहिए भारत का। प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई के लिए एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है। मरो तो मरो, आपका नसीब। हाँ, अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है। सुनो, मरो तो आपका नसीब। मां आंसू पी के सोती है और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। ये गरीबी का हाल कर दिया है। 4 तारीख को वोट करने जाए तो जरा घर में जो गैस सिलेंडर है ना, हाँ, उसको जरा नमस्कार करके जाइए। हाँ, गैस सिलेंडर छीन लिए इन लोगों ने। किसने छीन लिए? इस आदमी को अगर प्रधानमंत्री बनाया होता तो कुछ और होता। अच्छा, लाल कुर्सी से, लाल टोपी से दिक्कत क्या हुई, लाल रंग से दिक्कत क्या हुई? अब मैं ये भी बता देता हूं कि आखिर उनको लाली याद क्यों आई, और लाल क्या क्या है ये बाद में बताऊंगा। दिक्कत क्या हो गई ये पहले बता देता हूं। और ये भी मैं बता दूं कि मैं समाजवादी पार्टी से नहीं हूं, मैं समाजवादी पार्टी से नहीं हूं, तब मैं बोल रहा हूं। बस भक्ति के सुर में गाते हैं, उस देवभूमि के ध्यान से ही, उस देवभूमि के ध्यान से ही मैं सदा धन्य हो जाता हूँ। है भाग्य में। अभी आप कुर्सियां देख लीजिएगा, इनकी कितनी खाली पड़ी हैं, अभी पता चल जाएगी इनकी असलियत क्या है, ये क्यों इतना तकलीफ में हैं, ये पता चल जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब खाली कुर्सियां, वो भी लाल रंग की खाली कुर्सियां देखी तो मोदी जी बौखला उठे, और बौखलाने के बाद ये कुछ भी बोलने लग गए।
बहुत पहले मोदी जी आपने कहा था, एक शब्द कहा था जो मेरे कानों से बार बार टकराता था और टकराता है और लाइफ टाइम टकराता रहेगा। वो शब्द ये आपने कहे थे कि कपड़ों से आतंकवादियों को पहचाना जा सकता है। कपड़ों से आतंकवादियों को पहचाना जाता है। आतंकवादियों की पहचान एक खास कपड़ा है, यह आपने साबित कर दिया था। उसके बाद उसी कपड़े ने यह साबित कर दिया था कि भारत में जब लॉकडाउन लगा था तो उसी कपड़े ने साबित कर दिया था कि हम अपने देश के प्रति कितने ईमानदार हैं। उसी कपड़े ने साबित कर दिया था। एक गली से लेकर के एक हाईवे तक, एक जंगल से लेकर के एक रेगिस्तान तक अगर कुछ नजर आता था तो वो कपड़े नजर आते थे जो रास्ते में पानी और अनाज, राशन, खाना लेकर के सड़कों पे खड़े हुए थे और कह रहे थे कि ये लीजिए, पानी पी लीजिए हमारी तरफ से, ये लीजिए, खाना खा लीजिए हमारी तरफ से। वही कपड़े वाले पूरे लॉकडाउन में आपको गलियों में नजर आए हैं, आपको हाईवे पे नजर आए हैं जब आप गायब हो गए थे, जब आपका गृह मंत्री गायब हो चुका था, जब आप समाज में आकर के ताली बजवा रहे थे, जब आप नौटंकी कर रहे थे, जब आप लोगों को जोकर बना रहे थे, तब यही कपड़े वालों ने इस देश को संभाला था। इन्हीं कपड़े वालों ने, जिनकी पहचान आपने की थी, इन्हीं कपड़े वालों ने पहचाना था। और एक बार फिर से आपने गलती की। आपने प्रधानमंत्री की चेयर की, अपनी कुर्सी की कोई गरिमा नहीं छोड़ी है। आपने बिल्कुल अनजान हो गए हैं, आपको मालूम नहीं है कि प्रधानमंत्री पद होता क्या है। इस पर भी आऊंगा। साहब, बोलने के लिए बहुत कुछ है, 2.5-3 घंटे बोलने का मन है, लेकिन क्या करूं, बहुत सारे शब्दों को रोकना पड़ता है कि वक्त पे ही इनको निकाला जाए तो बेहतर होगा। अभी ज्यादा लोग इस आईडी से जुड़े नहीं हैं, ये नई आईडी है, लोगों तक पहुंचेगी, उसके बाद पहुंचेंगे वो हम तक। फिर हम बताएंगे मोदी जी आपको क्या असल में राजनीति होती क्या है, राजनीति कहते किसे हैं। बहरहाल मैं फिलहाल लाल पे आता हूं। अभी मेरे जो समझ में आता है तो हनुमान जी जो थे आपके, हमारे हिंदू भाइयों, आपके एक भगवान हनुमान जी हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो भी लाल लंगोट बांधते थे। आप कहोगे साहब लंगोट से कहां जोड़ दिए? नहीं, हनुमान जी की जो भी वस्त्र था वो लाल था, ये समझ रहे हो ना भैया? ऐसे तो नहीं समझ में। अब हनुमान जी कुर्ता तो पहनते नहीं थे, है ना भाई? हमने जो सीरियल देखे हैं, जो रामायण देखा है, या जो जाना है, या जो अपने हिंदू भाइयों से सुना है, या जो तस्वीरें देखी हैं हनुमान जी की, उसमें मैंने वो लाल रंग का एक लंगोट देखा है। तो वो लाल रंग से इतनी दिक्कत हमारे प्रधानमंत्री जी को, भाई हम नहीं मानेंगे ये बात कि आप लाल रंग की मुखालफत करें। हम नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारी नसें काट दो तो इसके अंदर लाल दिखेगा। अभी तक हमारा खून सफेद नहीं हुआ है मोदी जी, हमारा खून अभी सफेद नहीं हुआ है। आपके जैसा हो जाए तो अलग बात कि वो सफेद हो जाए, जैसे कि आपका सफेद ही है। मुझे लगता है कि आपका खून सफेद है, क्योंकि आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, किसी इंसानियत से और किसी इंसान से कोई मतलब नहीं है। इसलिए मंदिरों में मैंने देखा है झंडे लगे लाल, उनको क्या कहूं मैं? क्या हिंदू समाज के सभी लोग उन मंदिरों से वो झंडे निकालेंगे? क्योंकि लाल रंग बकौल मोदी जी, जो मोदी जी ने कहा, मैं डायरेक्ट मोदी जी के ट्विटर पर जाता हूं, डायरेक्ट आपको वहीं से न्यूज दिखाता हूं ताकि कोई शक की गुंजाइश ना बचे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे माननीय मोदी जी कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, समझ नहीं आता है कब क्या और कहां कर जाएंगे। हमारे मोदी जी ने, हमारे प्रिय मोदी जी ने कहा है कि आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है, आपकी दुख तकलीफों से नहीं। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए घोटाले के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। यह माननीय नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट है। और उसके बाद आगे बढ़ो, आगे लिखा हुआ है कि लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए। फिर कहा है आतंकवादियों को जेल से छुड़वाने के लिए। और फिर कहा है कि और इसलिए याद रखिए लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट हैं, यानी खतरे की घंटी। बेशक मोदी जी ने सही कहा है, मैं सहमत हूं इस बात से। अच्छा, ये ट्विटर पर दिखा देता हूं कि ये मोदी जी का ही है। नहीं, मोदी जी का, अच्छा अच्छी बात ये सुनो कि ये ट्विटर हैंडल मोदी जी का नहीं है। मोदी जी समझिए मैं क्या कह रहा हूं, और देश की बेवकूफ जनता भी समझे।
मैंने जो ट्वीट पढ़ा है ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी के ट्विटर से नहीं पढ़ा है। अब आप कहेंगे जब उनके ट्वीट से पढ़ा ही नहीं है तो फिर दावा किस चीज का। यही तो अफसोस है कि ये नरेंद्र मोदी बोलते तो कुछ और होता। ये पीएमओ इंडिया की तरफ से ट्वीट आया है। ये ट्वीट आया है पीएमओ इंडिया की तरफ से। शर्म की बात है कि पीएमओ इंडिया की तरफ से जो ट्विटर हैंडल जो भारत में सेवाओं की जानकारी देने के लिए होता है, गवर्नमेंट का होता है, जनता के लिए होता है, उस पे ये प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है समझ में ये बात नहीं आती। सबसे पहली कि भाई प्रचार प्रसार कैसे हो रहा है आपका। आप इस तरह के घटिया बयान, मैं कहूंगा सीधे तौर पे मेरे अल्फाज हैं, मैं इन अल्फाजों को रोक नहीं सकता, मैं नेचर से मजबूर हूं, मैं वही कहूंगा जो सत्य है माननीय। हो सकता है 42 केस और हो जाएं, लेकिन क्या करें साहब, मजबूर अपनी जबान से हूं, मजबूर उस जमीर से हूं जो बार बार मुझे खुरेदता है। मैं सपाई नहीं हूं, मैं कांग्रेसी भी नहीं हूं, मैं बसपाई भी नहीं हूं, मैं एमआईएम भी नहीं हूं, मैं किसी भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ ही नहीं हूं। जो अच्छे काम करता है उसके सपोर्ट में खड़ा हो जाता हूं, जो बुरे काम करता है उसके विरोध में खड़ा हो जाता हूं। और ना किसी राजनीतिक पार्टी से मैंने ये कहा है कि साहब मुझे अपनी पार्टी में ले लो, ना किसी से मैंने कभी चाहत की है और ना कभी चाहत करूंगा। किसी राजनीतिक पार्टी में जाने का कोई मन ही नहीं है। इसलिए नहीं है कि तुम राजनीतिक पार्टी कम और कचरा ज्यादा हो। और राजनीतिक पार्टी में जाने का मतलब यह है कि जब अपने पावर में हो, आप बदल सकने की ताकत रखते हो, तब तो ठीक। और अगर आप अपने राजनीतिक पार्टियों के लोगों को, उसके बाद देश के लोगों को बदलने की ताकत नहीं रखते हो, तो फिर इंतजाम करते रहो, बैठे रहो अलग। ये मेरा मानना है, आपका मानना पता नहीं क्या है। बहरहाल, तो ये रहा मोदी जी के जो पीएमओ की तरफ से ट्वीट आया है वो। अब इस पे सपा क्या कहती है, बसपा क्या कहती है, भाजपा क्या कहती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। मगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि आखिर एक देश का प्रधानमंत्री इस तरह से कब तक हमको बरगलाता रहेगा। मैं ये जानना चाहता हूं कि आखिर एक देश का प्रधानमंत्री हमको कब तक बरगलाता रहेगा, जबकि वो खुद लाल टोपी लगाते हैं। अगर वो लाल टोपी ना लगाते हो तो अलग बात। मैं ये जानना चाहता हूं मोदी जी आपसे, सिर्फ और सिर्फ कुछ शब्दों में आप एक ट्वीट कर दीजिएगा कि ये लाल टोपी किसकी है और ये किसने लगा रखी है। ये सफेद दाढ़ी तो आपकी है, लेकिन ये लाल टोपी किसकी है जरा मुझे भी बताइएगा। आप हैं एक लाल टोपी में माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, आप एक लाल टोपी में दिख रहे हैं। साथ में आपके गृह मंत्री जो हैं वो भी एक लाल टोपी में दिख रहे हैं। हालांकि वो पोज अलग अलग है, अलग अलग टाइम का है, लेकिन लाल टोपियां हैं आपके पास। आप भी टोपी पहनते हो जनता को टोपी पहनाने से पहले, ये बात तो तय है। अभी मैं दिखा दूंगा ये भी कि आप जनता को टोपी पहनाने से पहले कितनी टोपियां बदलते हो, ये भी दिखा दूंगा। और आपके मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, इन्होंने भी टोपी पहन रखी है जनता को टोपी पहनाने से पहले। तो फिर आपको इतनी लाल से तकलीफ क्यों है सही भाई। माना कि आपकी आल औलाद नहीं है, माना कि आपकी आल औलाद नहीं है, जो आपका खून नहीं है, कोई औलाद नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता कि हम मोदी जी का खून है, हम योगी जी का खून है, कोई नहीं कह सकता। कोई नहीं कह सकता ये कि हम उनका खून है। भाई उनकी औलाद नहीं है, सीधी सी बात है कि उनकी कोई औलाद नहीं है, तो ये कोई नहीं कह सकता कि उनका खून हो। तो भाई लाल रंग का आपका वहां का नाता रिश्ता खत्म हो जाता है। अब आपका ब्लड हो गया सफेद। अच्छा, हमारे गांव में ये कहा जाता है कि जब कोई ज्यादा बेमुरव्वत हो जाता है, जब अपनों से मुंह मोड़ लेता है, तब उसको कहते हैं इसका खून सफेद हो गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका खून सफेद हो गया है। ये लॉकडाउन से लेकर के हम आज तक देखते आए हैं। हम लॉकडाउन से आज तक इसलिए कह रहे हैं ताकि ज्यादा पीछे न जाना पड़े आपको इतिहास में, क्योंकि इतिहास भाजपा का बड़ा कमजोर है साहब। हमारी जहनियत जो है, हम भूलते बहुत हैं। लेकिन मसला यह है कि आपके ऐसे सिस्टम होते हैं, ऐसी चीजें होती हैं कि वो भूलने के लायक नहीं होती हैं, इसलिए नहीं भूलता हूं। आपके ऐसे सिस्टम होते हैं। मैं वो नहीं भूला हूं जब लोग मर रहे थे और मरने के बाद गंगा नदी में फेंके जा रहे थे, लाशें गंगा नदी में तैर रही थी और उस तैरने के बाद वहां से किनारे पे लाशें आ जा रही थी, तो किसी ने लाल कपड़े डाल दिए थे, वो लाल कपड़े भी आपने उठवा लिए थे। मैं नहीं भूलूंगा।
मैं नहीं भूलूंगा कि देश की गरीब जनता जब मर के गंगा में फेंकी जा रही थी, जब आप चंदा वसूल रहे थे, उस दौरान जब लोग मर रहे थे, मरने के बाद गंगा में फेंके जा रहे थे, उनको कफन दफन में नहीं मिल रहा था, उस दौरान उनके बदन पे पड़ा हुआ लाल कपड़ा भी भारतीय जनता पार्टी ने उठवा लिया था। मैं ये नहीं भूल सकता हूं। इतनी तकलीफ लाल से क्यों है महाराज? अरे ये भी लिख दिए होते, दिक्कत क्या है? अगर आपको लाल कुर्सियां खल रही थी तो आप ये कह देते कि साहब सारी बात तो जो है कुर्सियों की है। समाजवादी पार्टी के लोग, सपा के लोग, या जो भी आपको कह रहा था, कह रहे थे कि फला लोग कुर्सी चाहते हैं, ये कह दिए होते। आपने ये नहीं कहा, क्योंकि कुर्सी तो आप खुद चाहते हैं। सच तो यह है कि आप खुद कुर्सी चाहते हैं, वरना लाशों पर से वो लाल कपड़े ना हटाए गए होते महाराज। क्या ख्याल है आपका? भूल गए आप? लगता है आप भूल गए। अच्छा, वो तो भूल गए, लेकिन क्या आप वो भी भूल गए जो लखीमपुर खीरी में लाल सड़क कर दी गई थी? आपके मंत्री के सुपुत्र ने, जिनको आपने अभी भी मंत्री बना रखा है, उन्होंने सड़क को लाल कर दिया था इन किसानों के, इन गरीब किसानों के खून से। शायद आप वो भी भूल गए। आप लाल बोलने से पहले कि लाल रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट है ये यूपी वालों के लिए। हां, मैं जानता हूं कि हमारे लिए ये रेड अलर्ट है। लाल रेड अलर्ट ही होता है, और ये आपको अलर्ट कर रहा है कि महाराज अब जाइए, अब हमारे देश को बख्श दीजिए। अब आपके झूठ से हम तंग आ चुके हैं। अब हम सड़कें लाल नहीं कर सकते उन गरीब किसानों की लाशों से। उन गरीब किसानों का खून सड़कों पे नदियों की तरह नहीं बहा सकते, पानी की तरह नहीं बहा सकते। इसलिए महाराज आप छोड़ दो इस देश को। वो लाशें चीख चीख के कह रही हैं आज कि लाल कपड़े हम पर से उठाने वाले आज लाल को बता रहे हो कि खतरे की घंटी है। हां, खतरे की घंटी है साहब। अगर खतरे की घंटी ना होती तो सड़क लाल न करवाते आप। आपके एक मंत्री के बेटे ने सड़क लाल न की होती। आपके यानी भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के बेटे ने सड़क लाल कर दी थी गरीब किसानों की लाश से, खून से। आप भूल गए उसे महाराज। हम याद दिला देते हैं आपको, हम याद दिला देते हैं आपको। शायद आप वो भी भूल गए जब बच्चियों के बलात्कार होते हैं, उन्हें गर्दन दबा के मार दिया जाता है, उनको जख्मी कर दिया जाता है, उनको खून से लथपथ कर दिया जाता है, उनके पूरे बदन को लाल कर दिया जाता है। और लाल करने के बाद साहब आप क्या कहते हैं? बयान देते हैं, आकर के कहते हैं कि अब मेरी सरकार में 3 दिन में फांसी होती है बलात्कारियों को। कभी नहीं हुआ था ऐसा। शायद आप भूल गए हैं। ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राजनीतिक पार्टी के अंदर 100 ऐसे कैंडिडेट हैं, आपकी पार्टी के अंदर 100 ऐसे लोग हैं जो रेपिस्ट हैं, जिनके ऊपर बहुत संगीन धाराएं लगी हुई हैं महाराज। आप वो भी भूल गए जब आपके एक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में आते ही 20,000 मुजरिमों पर से केस हटा दिए थे उन्होंने, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से मिले हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, इसलिए 20,000 लोगों के केस हटा दिए गए थे। शायद आप वो भी भूल गए। क्या क्या याद दिलाऊं महाराज? क्या ये भी भूल गए आप? मैं कुछ नहीं करता अगर सिर्फ गूगल पे चला जाऊं 1 सेकंड के लिए और इतना डाल दूं कि मोदी जी लाल टोपी, बस और कुछ नहीं लिखना है मुझे। मोदी जी लाल टोपी, अगर सिर्फ इतना लिख करके और इमेजेस में चला जाऊं तो भी आपके हजारों तस्वीरें आ जाएंगी जो लाल टोपी में होंगी महाराज। ये क्या है? ये लाल है। ये किसके लिए रेड अलर्ट है साहब? ये किसके लिए रेड अलर्ट है साहब? ये किसके लिए आप रेड अलर्ट दे रहे हैं साहब? शायद आप भूल गए। कितनी करूं? ये टोपियां, ये सब टोपियां, ये क्या है साहब? ये क्या है? ये लाल नहीं है क्या? अगर आपको लाल से इतनी तकलीफ थी, अगर लाल से इतनी तकलीफ थी तो ये सर पे ना रखे होते महाराज। कितनी दिखाऊं? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 50 करोड़, 10 करोड़, कितने दिखा दूं बताओ महाराज? और तस्वीरों का तो आपका शौक है, आप छुप के कहां जाएंगे? आपको तो बड़ी तस्वीरों का शौक है। क्यों साहब? आप तो वहां की भी तस्वीरें ले लेते हैं जहां कोई नहीं पहुंच सकता है ना। आप तो वहां की भी तस्वीरें ले लेते हैं। अच्छा, आपने ये तस्वीर वहां की भी ले ली होती जो खून से सड़कें लाल हो गई थी तो और अच्छा लगता।
ले लिए होते ये तस्वीर, दिखा दिए होते जनता को और कह दिए होते कि ये रेड अलर्ट है। यूपी की जनता के किसानों, यूपी के किसानों, गरीब किसानों, तुम्हारे लिए ये रेड अलर्ट है। अब छोड़ दो, तुम अपनी ये मांगे खत्म कर दो, बोल दिए होते साहब। नहीं, आप कहां बोलेंगे साहब, आपको तो कुर्सी से मतलब है। मामला यह है कि आपको कुर्सी से मतलब। मैं सपाई नहीं हूं, मैं फिर बोल देता हूं आखिरी में जाते जाते, मैं सपाई नहीं हूं, मैं सपाई नहीं हूं। यह मत समझना कि आज लाल टोपी पे बात आई है तो दिशाम रिजवी तिलमिला उठा और बोल दिया। नहीं, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। तब फर्क नहीं पड़ता जब इससे पहले ये घटिया बात आप एक बार और ना कर चुके होते। एक बार आप और कर चुके हैं और मात खा चुके हैं। आपने इससे पहले कहा था कि कपड़ों से पहचान होती है आतंकियों की। आपने मुसलमानों की ड्रेस को आतंकवादियों की ड्रेस बताई थी। झूठ कह रहा हूं तो बताइएगा मोदी जी, बोलिए। लॉकडाउन में इन्हीं मुसलमानों ने वही कपड़े के साथ दिखा दिया कि हम अपने देश के प्रति कितने ईमानदार हैं। अपनी हैसियत से ज्यादा मुसलमानों ने दिया, अपनी औकात से ज्यादा मुसलमानों ने दिया। जितना आपने सोचा नहीं था उतने हमने लुटा दिया। अपने घर, अपनी गाड़ी बेच बेच करके लोगों को खाना खिलाया है। शायद आप भूल गए हैं उन लोगों को। आज आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आपके एक मंत्री ने क्या बताया है? आपके एक मंत्री ने अखिलेश यादव को बताया है, मैं तो अखिलेश यादव को अखिलेश अली जिन्ना कहता हूं। अगर इस बात पे मैं आ जाऊं, अगर इस बात को मैं आ जाऊं तो मैं साबित कर दूंगा कि आपके मंत्री यहां भी गलत हैं। लेकिन मसला यह है कि हम समाजवादी के प्रवक्ता नहीं हैं। अगर हम ये करने लग गए तो फिर समाजवादी के प्रवक्ता बन जाएंगे। इसलिए हम इस पे दलील नहीं देंगे। वरना जो ये आपने कहा है ना कि अखिलेश अली जिन्ना, हम साबित कर देते कि किसके दिल में जिन्ना है और किसके जूते के नोक पे जिन्ना है। ये हम साबित कर देते और आप फिर वहां मुंह छुपा के भाग जाते। याद रखिएगा, बात यह है कि आपको अभी कोई मिला नहीं है, आपको जवाब देने वाला नहीं मिला है। जैसे कि अखिलेश यादव लोग हैं, ये सपा के हैं, ये बहुत आगे निकल रहे हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये कहीं ना कहीं पीछे हैं। पीछे इसलिए हैं क्योंकि ये चाहते नहीं है कि हमारी सरकार बने। अगर ये चाह जाएं कि हमारी सरकार बने तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी सरकार बन जाएगी। मगर ये चाह ही नहीं रहे हैं कि सरकार बने। मैं इस टाइम बोल चुका हूं, अब ये बात तो बोल ही देता हूं अच्छे से। मैं बहुत अच्छे से बोल देता हूं कि माननीय, आप जीत इसलिए रहे हैं क्योंकि सामने वाले मुकाबले में जो आपके खड़ा है वो आपसे जीतना नहीं चाहता है। वरना आपको हराना चुटकियों का खेल था। उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो सिस्टम है, जो आपकी सरकारें कर रही हैं, जो इतना परेशान करके रखी हैं, एक चुटकी में आपका जमानत जब्त हो जाती। मगर दिक्कत यह है कि साहब अगला आदमी जीतना नहीं चाहता है। अब उसकी वजह हम आपको नहीं बताएंगे। अब उसकी वजह आप लोग ज्यादा जानते हैं, गुजरात के रहने वाले हैं, बिजनेसमैन हैं, जानते हैं कब कहां और कैसे किसको ठीक करना है, ये आप बेहतर जानते हैं। यह मैं क्या बताऊं, ये गुजरातियों से ज्यादा बेहतर और कौन समझ सकता है कि किस बिजनेस में कितना फायदा और कितना नुकसान है। ये हम तो नहीं बता पाएंगे, ये आप समझ सकते हैं। और जो गुजराती भाई बहन हमारे देख रहे हैं, जो मित्र हमारे गुजराती देख रहे हैं, वो जानते हैं कि बिजनेस करना तो कोई गुजरातियों से सीखे। और आप ये बिजनेस कर रहे हैं, आप इस देश को चला नहीं रहे हैं महाराज। अगर आप देश को चला रहे होते तो सब कुछ प्राइवेट ना कर देते, सब कुछ प्राइवेट ना कर देते। आपने सब कुछ प्राइवेट करके ये दिखा दिया है कि हम बिजनेस कर रहे हैं। मैं देश नहीं बिकने दूंगा, ये कहने वाले देश में कुछ छोड़ा हो तो बता दो। जिस लाल किले से झंडा फहराते हो अगर उसको छोड़ा है तो बता दो, मुझे बताओ। रेलवे स्टेशन से लेकर के रेल तक, एयरपोर्ट से लेकर के जहाज तक, बाकी कंपनियों को तो छोड़ दो साहब। हद तो यह है कि पुलिस भी अब प्राइवेट होने वाली है। तो महाराज क्या है, मैं देश नहीं बिकने दूंगा, क्या हो गया? आप तो गंगा की सफाई करने आए थे ना, गंगा मां ने बुलाया है। कहां है? एक मां ने बुलाया है, एक बेटा गायब है पिछले 10 सालों से, कहां है वो बेटा? गंगा मां की सफाई करने आए थे ना आप। और सच्चाई तो यह है कि गंगा मां की सफाई जितनी आजम खान ने कराई थी, उसके बाद आज तक एक रुपये की नहीं आपने सफाई कराई है। पेपर छोड़ दो अगर, तो असलियत में अगर आओ। क्यों महाराज, जवाबात हैं इसके या नहीं?
हाँ, इसके जवाब में नोटिस मत भेज देना महाराज, जो भारतीय जनता पार्टी आज तक करती आई है कि जब भी उसको सामने कोई टक्कर के मिला है तो उसके घर नोटिस पहुंच गई है। लेकिन क्या करें साहब, कभी कभी सच्चाई बोलना पड़ता है। अगर ना बोलो तो लोग उड़ने लगते हैं हवा में, इसलिए बोलना पड़ता है। जमाना हो गया साहब मुझे नहीं बोले हुए, जमाना हो गया। काफी जमाने तक मैं खामोश रहा, लेकिन मैंने अब देखा कि साहब आप लोग तो बिल्कुल कुछ भी, मतलब कुछ भी कहेंगे और चले जाएंगे और कोई जवाब नहीं मांगेगा। ये नहीं हो सकता। हम भी एक लोकतांत्रिक देश के नागरिक हैं, आजाद भारत के। हम भगत सिंह को भी जानते हैं और गांधी को भी जानते हैं। हम चंद्रशेखर आजाद को भी जानते हैं और बिस्मिल को भी जानते हैं। इसलिए कह रहा हूं कि समझ जाओ महाराज, समझ जाओ। ये ऊट पटांग की बातें बंद कर दो और अपने उप मुख्यमंत्री से कह दो, कि अगर दम है, अगर उनकी नसों में लाल खून है तो आए बहस कर लें, ना के अनाप शनाप बातें अपने ट्वीट पे लिख करके और बरगला करके वोट लेने का काम करें। अगर दम है, हिम्मत है, मर्दानगी है, लाल खून है, आइए महाराज, आइए डिबेट करते हैं। आपने बताया था, आपके एक मुख्यमंत्री ने बताया था, उप मुख्यमंत्री ने, अयोध्या और काशी है, पता नहीं क्या ऐसा कुछ ट्वीट करके किया था कि अब वहां की बारी है। ये सब हम नहीं कहेंगे, उस पर हम नहीं जाएंगे आज, क्योंकि आज उप मुख्यमंत्री की बारी नहीं है, आज सीधे प्रधानमंत्री की बारी है, इसलिए आज हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन महाराज तनी अपने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कह दीजिए कि अगर कोई बात करते हैं तो तार्किक किया करें, तर्क हो तभी किया करें, वरना कोई फायदा नहीं है करने से। अभी तक आप लोगों को कोई से पाला नहीं पड़ा होगा, अभी तक आप लोगों से किसी ने जवाब तलब नहीं किए होंगे, और जवाब तलब करने वाले इसी भारत में पैदा हुए हैं, वो आपसे जवाब तलब कर लेंगे। इसलिए महाराज जरा शांत रहा करिए, उतना बोला कीजिए जितना एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है, एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है। मैंने कहा है क्या, वो सुन लीजिएगा, मैंने कहा है कि उतना बोला कीजिए जितना एक प्रधानमंत्री को शोभा देता है। जिस दिन आप प्रधानमंत्री पद से हट जाए ना, जिस दिन आप हमारे जैसे हो जाएं, उस दिन आकर के कुछ भी बक जाना, कोई दिक्कत नहीं है। उस दिन आप कुछ भी बक जाना, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। लेकिन जब तक प्रधानमंत्री हो महाराज, तब तक मान जाओ, जब तक प्रधानमंत्री हो तब तक मान जाओ, उसके बाद तो नहीं मानोगे। विपक्ष में जाकर के बड़ी बड़ी तीर फेंकोगे, जैसे पहले फेंकते थे, है ना, तब तो बड़े तीर फेंकते थे, अब वैसे ही तीर फेंकोगे फिर आगे विपक्ष में। खैर, हम ये नहीं कहेंगे कि विपक्ष में आओगे, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि तुम्हारे धुर विरोधी जो हैं उन्हीं को हम जानते हैं, वो कहां तक जाएंगे, हम उन्हीं को समझते हैं। चाहे वो यूपी हो, चाहे वो दिल्ली हो, सब जानते हैं कहां से क्या है। इसीलिए तो थोड़ा खामोश रहते हैं, क्योंकि हम राजनीति जान गए हैं, हम राजनीति को समझ गए हैं। भाई हम आम मुसलमान नहीं हैं, हम वो आम मुसलमान नहीं हैं जो दरी बिछाने लग जाएं, हम वो आम मुसलमान नहीं हैं जो किसी को अपना मसीहा मान लें। हम वो मुसलमान हैं जो तर्क पे बात करते हैं, तर्क के साथ चलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, बुराई के मुकाबले हर हाल में खड़े रहते हैं। हम वो मुसलमान हैं, जो मुसलमान आपको बड़े कम देखने को मिलेंगे। इस टाइप के मुसलमान आपको बड़े कम देखने को मिलेंगे। ना हम मुख्तार अब्बास नकवी हैं, ना हम शाहनवाज हुसैन हैं, ना हम बाकी के और ऐरे गहरे हैं। इसलिए समझा देते हैं महाराज कि हम उनमें से तो हैं नहीं। क्या आप जो कहें हो महाराज ठीक है, कहे हुई हो, हम ये नहीं कह पाएंगे। हम ये कहेंगे कि साहब आपने जो बात कही है इसका क्या तर्क है, आपने किस बेस पे कहा है, और आपने बिल्कुल गलत कहा है। आपने हिंदू धर्म को ठेस पहुंचाई है। हिंदू बहन भाइयों, मैं बता देता हूं तुमसे, तुम्हारे हनुमान जी जिनके शरीर पे एक कपड़ा जो दिखता है वो पूरा है लंगोट, और उस लंगोट के कलर के मुकाबले मोदी जी क्या बोल रहे हैं ये आप सुनो। आप इनको धार्मिक मानते होगे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। इंसानियत के खिलाफ तो बोल ही दिए, क्योंकि खून तो लाल है ही है। दिक्कत इनको लाल कुर्सियों से थी, ये बात सच है, मैं बता देता हूं, दिक्कत इनको लाल कुर्सियों से थी। लेकिन लाल कुर्सी के चक्कर में लाल कह गए, क्योंकि बड़बोलेपन की आदत है इनकी, ये सच है, बड़बोलेपन की इनकी आदत है। अच्छा, एक कोई आपके मुख्यमंत्री हैं वो भी लाल वस्त्र धारण करते हैं, ऐसा है क्या मोदी जी? एक आपके कोई मुख्यमंत्री हैं जिनको हजारों बार मैंने लाल वस्त्र धारण करते देखा है। हालांकि भगवा होता है, लेकिन बहुत बार लाल भी होता है। मंदिरों पे जो झंडा लगा है वो भी मैंने बहुत मंदिरों पे लाल देखा है महाराज। क्या करें इनको, क्या करना है इनका?
आप ही बता दें अपने भाषण में। और हाँ महाराज, एक बात और लिख लीजिएगा, अपने नोट कर लीजिएगा, पेन कलम उठाए होंगे, लाल स्याही न रखना उसमें काली स्याही रख लेना, क्योंकि आरएसएस वाला मामला है। काली टोपी याद है ना आपके, आरएसएस की टोपी याद है ना आपको, काली टोपी है तो वो टोपी है तो काला पेन होगा आपके पास काली स्याही का। तो सुनिए साहब, नोट कर लीजिएगा एक तनिक और बात हमारी, और नोट कर लीजिएगा तो फायदे में रहिएगा हैं। अगर नोट कर लीजिएगा तो फायदे में रहिएगा। अभी कोरोना काल खत्म हुआ है और तीसरी लहर आने की संभावना बढ़ गई है। तो महाराज आपने प्लांट तो लगवाए नहीं है गैस के, और ना ही आपने हॉस्पिटल खोले हैं, ना ही किसी हॉस्पिटल में आपने डॉक्टर्स बढ़ाए हैं, और ना ही किसी हॉस्पिटल में आपने किसी तरीके से कोई बेड बढ़ाए हैं, ना वेंटिलेटर्स बढ़ाए हैं। आपने कोई कार्य नहीं किया है। तो महाराज नोट कर लीजिएगा हमारी बातों को कि तनिक ई थोड़े काम करवा लीजिए हैं। लाल के चक्कर में मत पड़िए, वरना फिर लोग मरेंगे, फिर गंगा में फेंके जाएंगे, फिर लाल कपड़े उनके शरीर से आपको उठवाना पड़ेगा। तो लाल कपड़ा आपको उनके शरीर से ना नोचना पड़े, समझ रहे हैं ना हमारी बात को, लाल कपड़ा उनके शरीर से नोचना ना पड़े, उनके लाल गोश्त को जब तक चील कौवे न खाएं, इसलिए कुछ ऑक्सीजन प्लांट डलवा लो, कुछ हॉस्पिटल्स बढ़वा लो, कुछ हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स बढ़वा लो, ये काम कर लो महाराज, तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे और हमारे समाज के लिए। और वही समाज में जिसमें आप भी जीते हो हैं, वही समाज की बात कर रहा हूं जिसमें कुर्सियां खाली पड़ी हैं। शायद उनमें से जो जिनकी लाशों पर से तुमने कपड़ा उठवाया था ना, शायद उनमें से बहुत ऐसे रहे होंगे जो तुम्हारी उन कुर्सियों पर बैठे नजर आते। अगर वो जिंदा होते तो तुम्हारी कुर्सियों पर बैठे नजर आते। तो महाराज देख लो तरीक अपने हिसाब से। बाकी अब तो मैं हाई हूं गलत के खिलाफ बोलने के लिए, और बोलूंगा, वो कहे कोई भी हो, चाहे कोई भी हो, समझ रहे ना, क्योंकि अभी तक किसी राजनीतिक पार्टी से पैसा मिला नहीं है हमको, समझ रहे हैं ना। किसी राजनीतिक पार्टी का ब्रीफकेस कहते हैं ना आपके भाषा में, वो ब्रीफकेस नहीं मिला है हमें। तो मैं किसी का गुलाम बना नहीं हूं, समझ रहे हैं ना आप। अभी तक 2011 से लेकर के 10 साल हो गया। 10 साल में वार्ता तो बहुतों ने की वार्ता। समझ रहे होंगे आप कौन कौन हो सकता है उसमें। चीजें तो बहुत हुई, लेकिन ब्रीफकेस नहीं मिला हमको, या यूं कहा जाए कि ब्रीफकेस नहीं लिया हमने। ये भी सही होगा कि ब्रीफकेस नहीं लिया हमने, और आगे भी ब्रीफकेस नहीं आएगा, और आएगा भी तो लेंगे नहीं, और लेंगे नहीं तो बोलेंगे, और बोलेंगे तो चुटकी तो लगेगी। चलिए एंजॉय कीजिए, मजे करिए, प्रधानमंत्री रहे हैं, आपके पास बहुत सारी आरामदायक चीजें हैं, मजा कीजिए। इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है आपको सीरियस होने की, समझ रहे हैं ना। इतनी ज्यादा सीरियस नहीं होने की वजह है, और वजह भी ये है इतना ज्यादा सीरियस ना होने की, क्योंकि आपका विरोधी जो है, जिसके मुकाबले आप लड़ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है। इसलिए चिंता ना करें महाराज, जीत आपकी होगी। अनाप शनाप बकने से फायदा नहीं है। प्रधानमंत्री की कुर्सी की गरिमा रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक बार फिर वही कहूंगा जो मैं पिछले 3 सालों से लगातार कहता आया हूं कि मरता भारत का भय। मैंने पिछले 3 सालों में लगातार अपनी वीडियोस में कहा है कि मुझे भय है अगले आने वाले दिनों में जो भारत मर रहा होगा इसका। और ये लॉकडाउन के बाद आपने कोरोना काल में देखा है कि जो मैंने कहा था वो हुआ है। इसलिए मुझे डर आज भी है कि हमने जो मेडिकल सिस्टम इतना कमजोर कर दिया है, इसलिए शायद मुझे बार बार ये भय रहेगा कि कहीं भारत मरता नजर ना आए, कहीं भारत में लाशें गंगा किनारे पड़ी ना मिले, कहीं सड़कों पे लाशें पड़ी ना मिले। इसका हर दिन मुझे डर रहेगा। बाकी रेप पे तो हम बात करेंगे नहीं, क्योंकि ये समाज सुनना नहीं चाहता है। आखिरी में चलते चलते सिर्फ ये कहेंगे कि आज भी भारत में 92 यानी 92 रेप हुए हैं, 92 जो रजिस्टर्ड हुए हैं पूरे भारत में। और जो रजिस्टर नहीं हुए हैं उनकी गिनती ना हम बता सकते हैं, ना आप बता सकते हैं। अपने अपने समाज में आप खुद ही सोच सकते हैं। जय हिंद।